लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं किंग ऑफ जोलाडो यानी कि चैंगशू। उसकी बेटी उसके पास आती है और हमारे सामने पहली बार उसको बाप बोलती है यानी कि डैड। चैंगशू अपनी बेटी को प्यार से कहता है, चुन्नी मुझे तो लगा था तुम बाहर खेल रही हो बेटा, इस समय मैं थोड़ा सा काम में बिजी हूँ। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे अंकल्स आ चुके हैं। क्या अंकल्स? और बिल्कुल इसी समय यहाँ पे 4 लौंडे पहुँच जाते हैं जो चैंगशू को कहते हैं, हमें बड़े भाई से जैसी उम्मीद थी, तुम अब भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हो, वैसे काफी समय बाद दिख रहे हो। चैंगशू अपनी जगह पे उठते हुए इनको कहता है, जरूर तुम्हें यहाँ आने में मुसीबत तो हुई होगी। ये 4 लौंडे कहते हैं, ऑफ कोर्स हमें तो आना ही था, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ से पैसे की स्मेल आ रही है। चलो सीधा मुद्दे की बात करते हैं, तो बताओ हमें किसको निपटाना है। ये निपटाने विपटाने की बात क्योंकि चुन्नी के सामने हो रही होती है, इसलिए चैंगशू इनको कहता है, बच्चों के सामने थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखा करो। वैसे कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था अकेले मेरे लिए ये काफी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये 4 लौंडे फालतू की बातों में दिलचस्प नहीं होते, इसलिए कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन हमें ज्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हमें बस ये दिखाओ निपटाना किसको है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैंडियोक को, जो यूजिन को एक इनविटेशन कार्ड देते हुए कहता है, ये लो, ये आपके लिए है, ये एक इनविटेशन कार्ड है। क्या इनविटेशन कार्ड? मैंडियोक तुम शादी कर रहे हो? नहीं, ये मेरा नहीं है, आप इसको खुद रीड करो, आपको पता चल जाएगा। यूशोंग भी यूजिन के साथ इस कार्ड को पढ़ रहा होता है और यूजिन मैंडियोक को कहता है, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था, मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। लेकिन बात क्या है? उन्होंने इसकी तारीख इससे बहुत ज्यादा जल्दी रखी है जो मैंने सोचा था। खैर छोड़ो, चलो उन्हें कांग्रेचुलेट तो कर ही देते हैं। इसके अगले सीन में ये तीनों एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे किस्मत आजमाई जाती है। ये लोग यहाँ पे काफी दिनों बाद आ रहे होते हैं, इसलिए इन्हें अच्छा लग रहा होता है यहाँ पे आके। और इनके सामने जो पिक योर फॉर्च्यून नाम का एक गेम होता है, यूजिन उसको ट्राई करने के लिए अपने साथ के बंदों को कहता है। मैंडियोक को यूजिन की ये बात थोड़ी सी हैरान करती है, इसलिए कहता है, क्या आप इसको ट्राई करना चाहते हो, लेकिन आप ऐसी चीजों के ऊपर यकीन नहीं करते हो? हाँ, मैं ऐसी चीजें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक गेम है, ऊपर से इसके नतीजे भी बिल्कुल रैंडम होंगे। अगर ऐसी बात है तो आप इसे ट्राई कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि वर्कर सब नए तरीके से चीजों को देखने लगी है, मैं बस ये फन के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद जब ये तीनों इस गेम को खेलते हैं तो इन तीनों को एक रेड बॉल निकलती है मशीन से, और इस बॉल के अंदर इनकी किस्मत लिखी होगी। सबसे पहले मैंडियोक अपनी बॉल को खोलता है और हम देखते हैं उसमें लिखा होता है कि इसकी किस्मत काफी अच्छी चल रही है या फिर काफी अच्छी चलेगी। इसके बाद यूशोंग बॉल को खोलता है और उसकी किस्मत में भी यही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा फिर भी परेशान लग रहा है। मैंडियोक कहता है, यूशोंग का भी ग्रेट फॉर्च्यून आया है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन यूजिन जब अपनी बॉल खोलता है तो उसमें लिखा होता है ग्रेट मिस फॉर्च्यून, यानी कि इसकी किस्मत अच्छी नहीं, बहुत ही बेकार चलने वाली है। लेकिन था तो सिर्फ ये एक बच्चों का गेम ही, इसलिए मैंडियोक कहता है, मैंने तो आपको कहा था कि इसको नहीं करते हैं। मैंडियोक, क्या तुम्हें ये देख के मजा आ रहा है? मैंने यहाँ पे पैसे दिए सिर्फ इसलिए ताकि मेरी किस्मत खराब हो जाए। खैर जो भी हो, ये तो सिर्फ एक लक वाली बात थी कि किसके पास कौन सा कार्ड आता है, क्योंकि रियलिटी में मैं अपनी स्किल्स के साथ अपनी किस्मत को अच्छा बना सकता हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, जो हमें इनविटेशन कार्ड मिला था वो और कितने लोगों को मिला होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बिग डैनियल को, और इनविटेशन कार्ड उसको भी मिला होता है, जिसे देख के डैनियल कहता है, ये डेट तो आज से काफी ज्यादा बात की है। लोकिज्म का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कहता है, क्या वो लोग शादी कर रहे हैं? इसके बाद हम देखते हैं जेक को, उसको भी इनविटेशन कार्ड आ रखा होता है, जिसको देखते हुए वो कहता है, शादी के लिए कांग्रेट्स, लेकिन ये तुम मुझे क्यों भेज रहे हो? इसके बाद हम वैरन और शैली को देखते हैं, वो भी इनविटेशन कार्ड आने के बाद कहते हैं, ये किसका शादी का कार्ड है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी कि वो हमें इनवाइट करेंगे। इसके बाद हम सैमुअल को देखते हैं, ऑब्वियसली उसे भी कार्ड आया होता है और वो एक फिटनेस वाली बुक पढ़ते हुए कहता है, और हाँ, फिटनेस वाली बुक पढ़ते हुए भाई के दूसरे हाथ में सिगरेट है। और ऐसे में ही सैमुअल कहता है, ये क्या बकचोदी है, कार्ड तो ऐसे भेजा है जैसे हम कितने ज्यादा करीबी होंगे। इसके बाद हम जाइलंग और वीवी को देखते हैं, वो भी कार्ड आने के बाद कहते हैं, उन्हें पता कैसे चला कि इस कार्ड को यहाँ भेजना है उन्हें? हाँ, लेकिन मुझे तो पता था ना। इसके बाद हम नीले से कपड़ों में एक बंदे को देखते हैं जो कार्ड को देखते हुए कहता है, पागल साला। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टॉम ली को, जो मस्त अपना पैक बना रहा होता है और उसकी टेबल में भी इन्विटेशन कार्ड पड़ा होता है, और सामने होते हैं 2 टीम मेंबर जो टॉम को कहते हैं, बॉस क्या कोई दिक्कत है? आजकल आप इतनी ज्यादा क्यों पी रहे हो? हाँ, वैसे पीनी तो बनती है, मिस किम और आपकी सेटिंग हो ही नहीं पाई। नहीं शांगी, ये उसकी वजह से नहीं है। दरअसल आजकल मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। गैप्रियोंग मर चुके हैं, चार्ल्स चोई भी मर चुका है, मेरा शरीर भी बूढ़ा हो चुका है, अब उसमें पहले जैसी बात नहीं है, और ये सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा बेतुका सा लगता है। आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप मरने वाले हो। हाँ, हो सकता है मेरा वक्त आ चुका हो। डायरेक्टर, ऐसी बात मत करिए, आपके बिना व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का क्या होगा? वैसे भी हमें जो यहाँ पे काम मिलता है वो आपकी वजह से ही मिलता है। हाँ, मैं अब भी जिंदा हूँ
और अपने काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं अकेला रहना चाहता हूँ, इसलिए इस इनविटेशन को अपने साथ लेके जाओ। लेकिन ये इनविटेशन कार्ड हमारा नहीं है। क्या ये हमारा नहीं है? तो इसमें जो ये लिखा है कुरोदा रयू है, आखिर ये साला कौन है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूल्हे को, यानी कि कुरोदा रयू है, जो कहता है जल्दी ही सारे इनविटेशन कार्ड सब तक पहुंच जाएंगे। इतने में ही दुल्हन सज धज के यहाँ पे पहुँचती है और कहती है, तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये अजीब बात है, इनविटेशन कार्ड तो लास्ट में भेजे जाते हैं ना। लेकिन मुझसे इंतजार नहीं होता। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। वैसे हमारी शादी को अभी काफी टाइम है, लेकिन दरअसल कुरोदा जब अभी मित्सुकी को देखता है तो उसको देख के वो बिल्कुल फिदा सा हो चुका होता है, इसलिए ही उसके शब्द रुक गए। मित्सुकी कहती है, हे क्या हुआ, क्या मैं अजीब लग रही हूँ? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? ये सच में काफी अजीब बात है। हाँ देखा, मुझे पता था मैं अजीब लग रही हूँ। ये काफी अजीब बात है, मेरा दिल बहुत तेज से धड़क रहा है। क्या? सोमा मित्सुकी, मैं शुरुआत में बस फालतू की बकचोदियां करता रहता था तुम्हारे सामने। तुम्हें देख के मेरा रोम रोम ठरक से भर जाता था और हमेशा मैं बस तुम्हारे साथ मजे करने की बातें करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब रात से ज्यादा तुम मुझे दिन में पसंद आने लगी हो। मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे लिए ही जीऊंगा और तुम्हारे लिए ही मरूंगा। तुम्हारा शुक्रिया मेरी जिंदगी में मुझे एक स्टेबिलिटी देने के लिए। देखो यार, रयूहे ने बातें तो बहुत ज्यादा रोमांटिक करी होती हैं, लेकिन अपनी ठरक को वो फिर भी छुपा नहीं पाया, क्योंकि मित्सुकी को देख के उसके पैंट के सामने एक पिरामिड बन चुका है। इसलिए मित्सुकी उसको कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर अब भी ठरक ही आ रही है मुझे देख के? माफ करना मित्सुकी, लेकिन लगता है उगता हुआ सूरज ढलना नहीं चाहता। तुम्हारा सच में मुझे समझ नहीं आता, क्या तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार है? खैर, रयूहे हराम ज्यादा नहीं सुधरने वाला। इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हेंटाई एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल की झोपड़पट्टी का सीन, जहाँ पे अपनी बड़ी बॉडी को तकिया बना के ये भाई साहब उसके ऊपर लेटे हुए होते हैं और सोच रहे होते हैं यूजिन के बारे में। यूजिन हमेशा एक मुश्किल दुश्मन रहा है, लेकिन जेम्स ली और गीटे किम ने गैप्रियोंग को मारा है। ये बात मैं सिर्फ अपने तक नहीं रख सकता, इसलिए डैनियल सीधा कॉल करता है जेक किम को, जो कार चला रहा होता है। डैनियल उसको कहता है, आजकल तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा हिलना डुलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन तुम पहले से बेहतर तो हो रहे हो ना? क्या फोन तुमने इस वक्त स्पीकर पे डाला है? डैनियल, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। दरअसल लाइटनिंग चोई अंकल मेरी कॉलों का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे पता है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे चिंता हो रही है। वो जेक भाई, दरअसल बात यह है कि मैंने एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए कॉल करी। कोई नहीं डैनियल, तुम बोल सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। वो दरअसल मुझे लगता है कि जेम्स ली और गीटे किम ने ही गैप्रियोंग किम को मारा था। ये सुन के जेक को एक झटका सा लगता है, इसलिए कहता है, डैनियल तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने सही सुना जेक, मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें ये बात बताऊं या फिर नहीं। सच बताऊं तो कोई ऐसा है जो मेरी मदद कर रहा है, भले ही उसका मकसद कुछ और है, लेकिन वो इस चीज पे काम कर रहा था। और इसी दौरान उसे पता चला कि जेम्स ली और गीटे किम गैप्रियोंग की मौत में शामिल थे। उसे इस बात पे पूरा यकीन है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं। और हाँ, वो कोई ऐसा इंसान नहीं जो बिना यकीन के कोई बात कहे, इसलिए मैंने किसी ऐसे इंसान से बात करने की कोशिश करी थी जिन्हें गैप्रियोंग की मौत के बारे में कुछ पता हो। तुम्हारा मतलब जिनयुंग पार्क से है ना? लेकिन वो तो अभी वर्कर में है, इसलिए तुम उनसे मिल नहीं पाए होंगे। लेकिन जो भी हो, ये एक अच्छी खबर है। तुम्हें और मुझे अच्छी तरीके से पता है ये एक बहुत अच्छा मौका है जेम्स ली और गीटे किम को धप्पा करने का। लेकिन अभी यूजिन के मन में क्या चल रहा होगा? इसके बाद हम यूजिन को देखते हैं, जो जिनयुंग के सामने ही खड़ा होता है और अपने मन में कहता है, जिनयुंग पार्क, तुम्हें जल्दी होश में आना होगा। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में पास्ट की कौन सी मेमोरीज हैं। जरूर डैनियल पार्क भी गैप्रियोंग किम की मर्डर मिस्ट्री के बारे में पता कर रहा होगा और जेम्स ली और गीटे किम इस चीज से कनेक्ट है। लेकिन चाहे जो भी हो, जरूर अब उन लोगों की आपस में वॉर होने वाली है और हम वर्कर्स इस चीज का फायदा उठाएंगे। लेकिन इतने में ही वर्कर का एक बंदा यहाँ पे आके यूजिन को कहता है, बॉस हम मुसीबत में हैं। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहा है? आखिर क्या बात हो गई? बॉस, हमारी ग्रिम प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर अटैक हुआ है। कुछ अनजान लोग हमारी मेन बिल्डिंग के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये सुन के यूजिन हैरान हो ही रहा होता है। इतने में ही उसे खबर मिलती है कि सिर्फ यहीं पे नहीं, बल्कि वर्कर्स के जितने भी एफिलिएट हैं सबके ऊपर अटैक हुआ है। और भले ही वर्कर्स के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो कमजोर पड़ रहे हैं। यूजिन इस बंदे से पूछता है कि तो फिर पुलिस क्या कर रही है? लेकिन इस मामले में पुलिस ने सारी एफिलिएट्स के बाहर अपनी लाइन्स लगा दी होती है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इसका मतलब यूजिन की बर्बादी में पुलिस भी शामिल है। और इसका मतलब ये भी है कि ना ही यूजिन अब जान पहचान के मामले में या फिर ताकत के मामले में खुद को बर्बाद होने से रोक सकता है। इसलिए यूजिन काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या काफी सारे स्किल फाइटर्स ने हमारे ऊपर अटैक करा है और पुलिस ने अपनी लाइंस हमारी एफिलिएट्स के बाहर बिछा दी है। लेकिन इतने में ही यूजिन को कॉल आता है जेम्स ली का, जो कहता है, वहाँ काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है ना? जेम्स ली, मैं तेरे ही बारे में सोच रहा था। मानना पड़ेगा, तो चीजों को काफी जल्दी समझ जाता है। तो वो तू ही है ना जो गवर्नमेंट अथॉरिटी की मदद से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है? क्योंकि डैनियल पार्क तो ये नहीं कर सकता।
आखिर तुझे क्या लगता है तू ये कर क्या रहा है? हम दोनों की जो कमजोरियां हैं हमने उसका आपस में समझौता कर लिया था। मुझे तो लगा था हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। क्या तुझे पूरा यकीन है हमारे रिश्ते अच्छे थे? देखिए, करने की मेरे पास बहुत बड़ी वजह नहीं, बस बात इतनी सी है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस चीज से वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। क्या अनकंफर्टेबल हो रही थी? आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? खैर, मैंने फैसला कर लिया है, तुम सबको निपटा दूंगा। तू, जिनयोंग पार्क और बाकी के जितने भी लोग हैं, तुम सबको कुछ ज्यादा ही पता है, इसलिए आज के दिन मैं तुम सबको निपटाने वाला हूँ जिन्हें पास्ट के इंसिडेंट के बारे में पता है। हम देखते हैं लाइटनिंग चोई तो निपट चुका होता है और टॉम जो अपने सोफे में लेटा हुआ होता है उसके बगल में भी कुछ लोग आ चुके होते हैं उसको निपटाने के लिए। और जेम्स ली अब भी यूजिन को बोल रहा होता है, एक बहुत ही चालाक बंदा गांव के इलाके से आया है और उसने ही ये सब कुछ तैयार करा है, इसलिए मैंने उसे वादा करा है जितना हो सकेगा उसकी मदद करूंगा। वैसे भी तेरा गेम बजाने वाला इंसान मैं ही हूँ और इस बार काउंटर अटैक करना तेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तू आसान दुश्मन नहीं है, इसलिए उस बंदे ने तेरे लिए काफी अच्छे से तैयारी करी है और मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि तू कितनी देर तक टिक पाता है। और एक जीनियस जिसको सब जानते हैं उसकी मौत कैसी होगी। वैसे देखा जाए तो 4 मेजर क्रूज में से हमेशा से ही 3 की ही बैंड बजी थी, लेकिन वर्कर्स हर बार बजती गई, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं देखना चाहता हूँ तुझे कैसा महसूस होने वाला है। तेरी चालाकियां ही तेरी मौत जल्दी लेके आएगी। अगर तू अब तक अपनी चालाकियों की वजह से जी रहा था तो तेरी मौत का कारण भी वही बनेगी। और एक पुराने सीन में हम देखते हैं स्टीव हॉन्ग ने भी इसको कुछ ऐसी ही बात कही थी और जेम्स ली अब भी बोल रहा होता है, तो हंट फॉर वर्कर्स शुरू हो चुका है। और जेम्स के ये कहते ही यूजिन जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ की खिड़कियाँ फूटती है और काफी सारे बंदे चाकू लेके अंदर घुस जाते हैं। जो बंदा यूजिन के लिए मैसेज लेके आया था वो तो पलक झपकते ही निपट जाता है। और अब बारी होती है यूजिन की। और नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 टारगेट एक साथ हैं जेम्स ली के। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और गलती से अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।